हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण जो है वो कैसे हम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्रक है वो दो भागों में बटा हुआ है, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र मांग के बढ़ने पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र जो है वो जब मांग बढ़ती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोजगार जो है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। साधारणतः पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुपालन करने से बचने के लिए अपनाते हैं। आपने देखा होगा संगठित क्षेत्र के मुकाबले जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वो तेज़ी से रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार की जो उपलब्धियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं बजाय संगठित क्षेत्र के। संगठित क्षेत्र में क्या है, जब सरकार नौकरी निकालती है क्योंकि वो एरिया जो है वो पूरा सरकार के हाथों में होता है, तो जब सरकार नौकरियां निकालती है तभी उस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। परिणाम स्वरूप अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती। आपने देखा होगा जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, उन सब में जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं और उनका जो वेतन होता है संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनके मुकाबले कम होता है। और प्रायः देखा होगा कि उनका शोषण भी किया जाता है। जैसे 8 घंटे काम करने का समय है तो 8 घंटे के मुकाबले उनसे ज़्यादा समय काम करने के लिए कहा जाता है। मजदूरी जो है वो उनको उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उनकी मतलब अगर किसी मजदूर की सैलरी या आय जो है वो 15,000 है तो वो 15,000 ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के उसकी जो सैलरी है, आय जो है वो कम भी की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। उसकी नियमित नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि उतनी ही रहेगी। इस रोज़गार में ना कोई संरक्षण है और ना ही किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता है। सन 1990 से यह बात देखने में आई है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की आवश्यकता के अतिरिक्त श्रमिकों को संरक्षण की और सहायता की भी आवश्यकता है। 1990 के बाद 1990 का जो दशक था उसके बाद देखा होगा जो संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक जो है वो अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो इसी के चलते इन श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमित किसानों को की श्रेणी में आते हैं और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। क्योंकि इन लोगों को समय समय पर इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते उनकी जो फसलें होती हैं उनका काफ़ी भारी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में जो उद्योग होते हैं, चाहे वो लघु हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, उनमें श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत जितने भी श्रमिक होते हैं, चाहे वो सड़क पर विक्रेता हो, सड़क पर सामान बेचने वाला व्यक्ति हो, सिर पर बोझा ढोने वाला व्यक्ति हो या वस्त्र निर्माण करने वाला श्रमिक हो, कोई भी हो, उन सबको सरकारी सहायता की आवश्यकता है। क्योंकि आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त नहीं है। प्रायः देखने में आता है कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से होते हैं, यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट होती है वहाँ से मजदूर जो हैं वो उठ कर के आते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम वेतन पर काम करने के अतिरिक्त सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण की और मदद
ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं उसमें क्या है, जितने भी बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, एक तो उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अच्छे क्षेत्रों में जाकर के कार्य कर सके। इसीलिए कम पढ़ा लिखा होने के कारण उनको मजदूरी जो होती है वो करनी पड़ती है, और इसीलिए जो उनका वेतन हो गया या उनकी जो कंडीशंस हो गई, स्थितियाँ जो हो गई, वो सही नहीं होती। उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए उनको सरकारी सहायता जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रक हैं वो दो क्षेत्रों में बांटे गए हैं, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में ज़्यादातर परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार भी सभी सेवाएं उपलब्ध करती है, जबकि निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल या कंपनी के हाथों में होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, जो सरकार होती है वो सारा कंट्रोल उस सरकार के हाथ में होता है, सारी देख रेख हो गई, सारा उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब सरकार देखती है। जबकि निजी क्षेत्र में क्या है, जो परिसंपत्तियां होती हैं या जो भी कार्य होते हैं, जो भी उद्योग होते हैं, वो सब किसी स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी जो है वो केवल एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथों में होती है। जैसे रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, ये सब क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इनका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में है, सरकार के हाथों में है। और वहीं जैसे टिस्को है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब का जो स्वामित्व है वो निजी स्वामित्व है, क्योंकि इनका जो मालिक है वो एक व्यक्ति है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सरकार जो है वो सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। वर्तमान में सरकार सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन पर खर्च भी करती है। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी ज़रूरत समाज के सभी सदस्यों को होती है, लेकिन निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। इसीलिए उन्हें लोगों की ज़रूरतों से नहीं, बल्कि उन्हें अपने केवल मुनाफे से सरोकार होता है, क्योंकि इनमें से कुछ वस्तुओं पर बहुत अधिक पैसा व्यय करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होते हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पथों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की जो सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। तो समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत के लगभग आधे बच्चे पोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि यह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल भी करे एवं उनकी सहायता करे। तो स्टूडेंट्स, ये थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक, जिनके बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा। इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं वो मैंने वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिए हैं। आपको वही क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।